आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज जरा प्रोग्राम में बात करेंगे पीर के रोज होने वाले एक बहुत ही अफसोसनाक वाकये की। कारसाज कराची के मुकाम पे एक वाकया हुआ जिसमें एक गाड़ी की जद में कुछ लोग आए और उसमें 3 लोग शहीद हो गए। ये जो वाकया था इस तरह पाकिस्तान की पूरे सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत बना, और ये वाकया मुख्तलिफ नौइयत और मुख्तलिफ एतबार की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहा। जैसे ये वाकया हुआ उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे फौरी तौर पे रेंजर्स और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के एहलकार पहुंचे और वहाँ से जिस एक्यूज़ ने ये सारा काम किया था, जो साहिबा नताशा बेग साहिबा जो उस वक्त गाड़ी चला रही थी, उनको वहाँ से ज़ेर हिरासत लेके अपने साथ ले जाया गया। ये जब सारे सिनेरियो हुआ उसके बाद सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ वीडियोज़ वायरल होना शुरू हुई और ये पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। सवाल यहाँ पे ये है कि इस पूरे सिनेरियो में जहाँ पे ये वाकया और यकीनी तौर पे इंतहाई अफसोसनाक काबिल मजम्मत वाकया है, वहीं पे इस वाकये की जो असल रूह है हम इससे पीछे हट गए। इस वाकये से होना तो ये चाहिए था कि अवेयरनेस होती, एक शऊर पैदा किया जाता और रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स किया जाता। लेकिन यहां जब सोशल मीडिया के ऊपर ये बात आई तो हमने देखा कि ना सिर्फ सोशल मीडिया के वो सार्फिन जो कि आम तौर पर सोशल मीडिया पर कुछ हद तक अपनी चीजें पोस्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, साथ साथ सेलिब्रिटीज, सहाफ़ियों ने और मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले बड़ी शख्सियात ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू की। गुफ्तगू करना एक बात थी, लेकिन किसी को मुजरिम ठहरा देना और उसके ऊपर इस अंदाज से गुफ्तगू करना कि शायद एक इरादतन कत्ल हुआ, ये भी एक पहलू था। इस पूरे मामले को देखते हुए ये भी देखा जा सकता है कि इसमें बहुत सारे पहलू हैं कि आखिर एक्सीडेंट्स क्यों हुए। सिर्फ ये एक एक्सीडेंट हुआ या इसके अलावा बहुत सारे एक्सीडेंट हुए? क्या इससे पहले या इसके बाद कोई इस तरह का वाकया हुआ तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? इसी दौरान जब ये एक्सीडेंट हुआ तो पिछले 2 रोज के अंदर, 2 से 3 रोज के अंदर इसी तर्ज की, इसी नौयत के एक्सीडेंट्स हुए। एक कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में एक बच्ची डंपर की जद में आ गई। अगले ही दिन शहीद मिलत रोड कराची एक बड़ा अहम इलाका है, उस पर भी एक एक्सीडेंट हुआ। इत्तेफाक की बात है कि मेरे दफ्तर में काम करने वाला एक शख्स, उसके अपने रिलेटिव, करीबी रिलेटिव, उनके चचा की भी इसी अंदाज से 2 रोज 3 रोज पहले उनकी शहादत हुई कि डिफेंस के इलाके में जब वो जा रहे थे तो एक गाड़ी ने उनको हिट किया और उसके बाद वो शहीद हो गए, मौके पे शहीद हो गए। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में ये देखना जरूरी है कि वो सारे मामलात इतने ज्यादा लाइमलाइट में ना आए, लेकिन ये जो वाकया था वो काफी ज्यादा लाइमलाइट में आया। उसकी मुख्तलिफ वजूहात है। इस बात से लिंक कर देना कि कोई शख्स किसी ऐसे फैमिली से ताल्लुक रखता है जो शायद साहिब हैसियत है या एक अच्छे फैमिली से ताल्लुक रखता है जो माली मामलात में काफी बेहतर है, क्या इस एतबार से किसी को बैश किया जा सकता है या उसको मुजरिम करार दिया जा सकता है? एक पहलू यह भी है कि अगर किसी शख्स का कोई मुजरिम है उसको उस जुर्म की सजा तो दी जाए, लेकिन क्या उसे उससे बढ़ के भी कोई सजा दी जा सकती है या नहीं? एक पहलू यह है कि जो इंसाफ है, यकीनी तौर पे यहां पे हम इस बात को इंडोर्स करेंगे और अपील करेंगे कि इस पूरे मैटर के ऊपर इंसाफ होना चाहिए। लेकिन इंसाफ और रूल ऑफ लॉ सिर्फ एक तरफा नहीं होता। वो नहीं होता जो आपको है मुझे सुनने में अच्छा लगे। जो लैंड ऑफ लॉ है वो इंप्लीमेंट होना चाहिए और शायद वो आज इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा क्योंकि पूरे का पूरा वाकया कैप्चर हो चुका है। आज प्रोग्राम में इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी राय इसके हवाले से क्या है। हमारे साथ ज्वाइन करेंगे ताहिरा बानो साहिबा जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और काफी ज्यादा सोशल वर्क के हवाले से मुतारिक भी रहती हैं। उनसे बात करते हैं। ताहिरा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुनीर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ताहिरा जी, आप अक्सर इस तरह के इंसिडेंट्स देखती हैं, इनफैक्ट इस सारी सूरत हाल को आप बड़े करीब से जानती भी हैं। जरा ये बताएं कि इस वक्त इस पूरे वाकये में यकीनी तौर पे बहुत ही बुरा वाकया था, दिल खराश वाकया था, लेकिन कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी थी कि हम अवेयरनेस कैंपेन कर सकते थे, हम आने वाले वाकयात को रोक सकते थे। लेकिन आज हमारा जो फोकस है उससे हट गया और हम सिर्फ इस बात के ऊपर लग गए कि इस मामले के ऊपर कैसे कंट्रोवर्सी मजीद क्रिएट की जाए या कैसे इसके ऊपर मजीद माइलेज ली जाए। देखिए, उसकी बड़ी वजह यह है कि एक तो जाहिर सी बात है कि हमारी आवाम के पास जो है ना वो कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी हम लैक करते हैं। हमारी एंटरटेनमेंट बहुत सारे ऐसे वाकयात से भी जुड़ी हुई है जी। लेकिन दूसरी जो अहम बात है जो मुझे लगता है इस वाकये से हमें सीखने की जरूरत है वो ये है कि आप आम आवाम के अंदर एक गुस्सा, एक इश्तियाल देखते हैं बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात की बिना जी। तो अगर वही हादसा जो आपने कहा कि किसी डंपर से होता है, किसी और गाड़ी से होता है, तो वो उस तरह से हेडलाइन नहीं बनाता, वो इस तरह से इशू नहीं बनता जिस तरह से वो इस केस में बना। तो ये चीज समझने की बहुत जरूरत है कि हमारी सोसाइटी के डायनेमिक्स किस तरफ जा रहे हैं।
लेकिन तारा जी एक इंपॉर्टेंट बात ये ना, एक तो हम कहते हैं कि एक आम आदमी है जिसका शायद मीडिया एक्सपोजर उतना नहीं है, उस अंदाज का नहीं है, लेकिन यहां पे मैं देखूं अगर सेलिब्रिटीज या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या कुछ जर्नलिस्ट शायद जो असल मैटर है उसको नजरअंदाज कर चुके हैं, और हम सिर्फ एक शायद शख्स के लिए या एक एक बड़े महदूद हिस्से के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जो कि शायद नहीं होनी चाहिए थी, बढ़ के बात होनी चाहिए थी। उसकी बड़ी वजह देखें, अगेन यही होता है कि हादसा हुआ ना, तो जैसे बाकी टिकट जी। चलते हैं कि फला सकते हैं, एकदम तो एकदम पर से एक बंदा जो है वो क्रैश हो गया। लेकिन जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो उन खातून की जो फैमिली थी उसका रेफरेंस बना कि ये फलान की बेगम है, फलान जगह की ऑनर है, तो वो जो कॉन्टेक्स्ट था वो उनकी फैमिली डायनेमिक्स बन गया, उनका सोशल डायनेमिक्स बन गया, और जो असल मुद्दा था उससे चीजें हटना शुरू हो गई। अच्छा, इसमें अगेन मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। इसकी वजह ये कि देखो, जब भी कहीं और हादसा होता है या फिर और वजह होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ये एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है जहाँ पे उन्होंने ये कोशिश की कि आप मेंटल हेल्थ की बात करके जो है वो एक एज हासिल कर सके। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इससे पहले बहुत बड़े बड़े क्राइम्स है वो कमिट किए गए, बिल्कुल सही। और आखिर में फिर यही चीज कह दी गई कि जुर्म करने वाला जो शख्स था वो ज़हनी तौर पे बीमार था। तो हमारे माशरे के अंदर जहाँ पे ज़हनी मसला या ज़हनी मसाइल जो है वो ऑलरेडी इतना बड़ा टैबू है, तो उनका इस तरह से मजाक उड़ाना नहीं बनता। Exactly. आवाम में ज्यादा गुस्सा इस बात पर भी आता है कि जब उसको ये समझा जाता है कि यहाँ तो आवाम बेवकूफ है, यहाँ उसको बेवकूफ बनाया जाता है। अच्छा, एक चीज और तारा जी, क्योंकि आप बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट पे बेहतर रहनुमाई कर सकती हैं, वो जो वीडियोस आई, आई नो आपने क्लोजली एग्जामिन नहीं किया, बट एक लेमैन भी अगर उस वीडियो को देखे या उन मोहतरमा की अगर उन वीडियोस को देखेगा तो दैट इज क्वाइट एविडेंट कि वो जो उस हालत में थी, इधर शी वाज इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन या इन अ स्टेट ऑफ एनी कोई ऐसा कंजम्पशन उन्होंने किया शायद वो अपनी हालत में नहीं थी, होश में नहीं थी। डू यू थिंक इट वाज द कॉज ऑफ दिस सिनेरियो? Yeah, it was one of the reason, and as you said कि it was quite evident कि यहाँ तो उन्होंने कोई ऐसी दवाई खाई हुई थी ना ऐसी कोई नशावर अद्वियात ली हुई थी, या उस वक्त वो करेंटली किसी एपिसोड में थी, या तो मैनिक एपिसोड में थी या डिप्रेसिव एपिसोड में थी, क्योंकि उसके बगैर देखें ये जिस तरह की वो हालत में थी ना, हालत से मेरी मुराद उनका ओवरऑल कंडक्ट है, उनका बिहेवियर है, उनका हुलिया है, उनका रवैया है, तो उससे बड़ा वाज़े आपको नजर आ रहा था कि वो नॉर्मल फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं थी। सही। एंड व्हेन वी हैव सच काइंड ऑफ सिनेरियो, क्योंकि ये पाकिस्तान में शायद हम इस बात को गेज नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़ी आवाम डिप्रेशन में या मल्टीपल साइकोलॉजिकल इश्यूज में होती है जिनको नहीं इल्म होता, और ये भी एक नीड ऑफ एन आवर कि इसको भी एजुकेट किया जाए। नहीं, उसको डेफिनेटली एजुकेट करना चाहिए, लेकिन अगेन मैं कहूंगी कि मतलब बीइंग अ प्रैक्टिशनर या बीइंग अ सिटीजन, मुझे मेरे ध्यान में भी ये सवाल आता है कि अगर आपसे और मुझसे एक्सीडेंट हो जाए इन्हीं सूरत हाल में, तो क्या कोर्ट या मास्टर इसको एक्सेप्ट करता है कि अगर हम कहें कि हम साइकोलॉजिकली डिप्रेस थे या सैड थे? बिल्कुल सही। कोई भी ये रीजन बाय नहीं करता। बिल्कुल सही। तो अगेन इनके केसेस में जो सिवियरिटी बढ़ जाती है इनके केस के अंदर, वो इस चीज से बढ़ती है कि ये सर्विस रोड के ऊपर एक ऐसी स्पीड पर गाड़ी चला रही थी जो कि बिल्कुल भी जो है वो टोटली अनएक्सेप्टेबल, हाईवे के लिए भी नहीं थी। जी। अच्छा तारा जी, एक चीज निशान है नताशा पर और उनकी फैमिली पर। अच्छा तारा जी, एक चीज ये मैं चाहूंगा इसके ऊपर, एक साइकोलॉजिकल इशू तो है कि यकीनी तौर पे उनकी तरफ से था। अब ये पूरा जो एक सिनेरियो चल रहा है, ये जो जिस अंदाज से बिल्टअप हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिस अंदाज से बिल्टअप रहेगा, ये कितना ही बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है उन फैमिलीज के लिए जिन्होंने अपने प्यारों को खोया वन वे, एंड ये कितना ही बड़ा ट्रॉमा है नताशा जो जिनसे एक्सीडेंट हुआ उनकी फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए, बिकॉज यहां पे जो एक्सीडेंट किया या जिसने जो सारे मामले में इन्वॉल्व है वो तो यकीनी तौर पे सफर कर रहे हैं, लेकिन इसका कितना ही बड़ा इंपैक्ट होता है जो आसपास आपके लोग होते हैं। बिग ट्रॉमा मुनीर, ये ओवरऑल सोसाइटी के लिए, दोनों तरफ की फैमिलीज के लिए भी, हम नताशा के लिए या उनकी फैमिली के लिए भी इसको डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। इट्स गोइंग टू बी अ इमोशनल ट्रॉमा फॉर देम, और ये उनको हॉन्ट करेगा रहती जिंदगी तक। एंड देन अगेन हम लोग इतने सेंसिटिव नहीं है कि हम इसके ऊपर बात करें या इन इश्यूज के लिए कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के लिए या कोई थेरेपी की बात करें। जो फैमिली है, जो बच्ची और जो उनके वालिद शहीद हुए हैं, उनकी फैमिली के लिए, उनके दोस्तों के लिए ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमा हो। मेरे आपको जैसा शख्स जो इस सड़क पर निकलता है उसके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा। एग्जैक्टली। इतने स्ट्रेसेस के बाद आप निकलते हैं। इसमें मुझे मुनीर एक चीज और हाईलाइट करना था। जी जी जी।
कि यही एक्सीडेंट अगर नॉर्मल किसी गाड़ी के साथ होता है या बड़ी गाड़ी के साथ होता है तो लोगों का रवैया मुख्तलिफ है। एग्जैक्टली। हमें ये चीज हाईलाइट करने की जरूरत है कि जो आम आवाम है उनके दिल में एक ग्रजेस और एक हेट्रेड बिल्ट हो रहा है एलीट क्लास के, जी। राइट। तो वो आपको बड़ा आम दिखता है ना। आपने टिकट में देखा लोगों ने जगह जगह लिखा था कि गरीब आवाम को मार दो, ये हमें कुचल देंगे, जी। हमें नीचे दे देंगे, हमारी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। जी। तो ये जो विक्टिम माइंडसेट कॉमन हो रहा है, उसमें डेवलप हो रहा है, और ये मेरे और आपके जहन में हो रहा है। तो आपने कहा ना बहुत सारे, एंड दिस इज समथिंग जो रेक्टिफाई भी नहीं हो रहा, जिसको हम देख भी नहीं रहे, और वो बिल्टअप होता चला जा रहा है, बिल्डअप होता चला जा रहा है, और हम एक दूसरे को एंडोर्स कर रहे हैं। अगर हाँ। आप मुझे कह रहे हैं ना कि गरीब को लोग मार रहे हैं, तो मैं आपको आगे से ही नहीं कह रही कि ऐसा नहीं है, मैं आपको कह रही बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तो वो खातून थी, तो उनको लोगों ने छोड़ दिया। आप इमेजिन करें अगर उनकी जगह पर कोई हजरत होते तो लोग उनको शायद सड़क के ऊपर जान से मारते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो माइंडसेट है जिसके ऊपर बात करने की, जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। कि देखिए उनसे जो हुआ, इट वाज एन एक्सीडेंट। जो ड्यू उनके अगेंस्ट कार्रवाई बनती है वो डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन इस सारे मसले को ना ही तो मेंटल इलनेस का रंग देना चाहिए और ना ही उसकी बिल्कुल अपोजिट दूसरी एक्सट्रीम में जाना चाहिए। वेरी ट्रू। अच्छा, एक चीज और मैं चाहूंगा तारा जी, आप इस पर रहनुमाई कीजिएगा। आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले को किसी तरीके से कुछ लोगों ने हाईजैक भी किया हुआ है? क्योंकि आज तक जो एक वर्डिक्ट जो फैमिलीज की तरफ से आना चाहिए था, उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। वो जो फैमिलीज हैं जो इफेक्ट हुई हैं इस पूरे वाकये से, खास तौर पे जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है, उनकी कोई बात नहीं कर रहा और ना ही उनका कोई वर्जन आ रहा है। देखिए अगेन मैंने आपसे कहा ना, हाईजैक किस आवाम ने किया है? इन्हीं लोगों ने किया है ना, जो ये माइंडसेट आम आवाम में लेकर आ रहे हैं कि जो बड़ी गाड़ी में घूम रहा है ये तो है ही जो है ना वो बुरा शख्स है, ये तो आम आदमी से नफरत ही करता है। तो ये उसी माइंडसेट ने हाईजैक किया है और वो यही एजेंडा कॉमन कर रहे हैं। तो वो जो एंड दैट कुड बी अलार्मिंग, बिकॉज अगर यही एक रविश कॉमन हो जाती है तो फिर ये तो हर किसी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन होगी। इट एक्चुअली इज। और आप ये चीज आप देख ले, मैं आपको कितने केसेस इसके ऊपर बता सकती हूँ जिसमें ये हुआ कि लोगों ने अपने हाथ में कानून लिया और खड़े खड़े लोगों को जला दिया, जान से मार दिया। तो ये शिद्दत पसंदी है ना? ये बिल्कुल शिद्दत पसंदी है। एंड थैंक यू सो मच तारा जी, आपने हमें ज्वाइन किया और बताया कि जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है इस पूरी सूरत हाल में क्या है। यहाँ पे जो सिनेरियो है यकीनी तौर पे कोई आम सी बात नहीं है। दिस इज वन ऑफ द इंसिडेंट, लेकिन इससे एक बड़ा सबक मिल सकता है। अक्सर बात की जाती है, अक्सर मिसालें दी जाती है। इनफैक्ट मैं सोशल मीडिया की बात करूं, इस पूरे वाकये को रेमंड डेविस से जोड़ देना, इस पूरे वाकये को शाहरुख जतोई से जोड़ देना। लेट्स बी क्लियर एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, क्या ये पूरा वाकया वही नौयत का है जो जिनसे आप इसको मिला रहे हैं, जिससे आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं? फर्स्टली जरा शाहरुख जतोई साहब की जो फुटेजेस हैं अगर आप देखें, ये बॉडी लैंग्वेज भी नजर आ रही है और दूसरी नजर भी आ रही है। लेट्स नॉट से कि इसको किसी तौर पे जस्टिफाई किया जा रहा है, ग्लोरीफाई किया जा रहा है, बट द इंटेंट ऑफ द मैटर मैटर्स। एक और चीज ये भी है कि किसी शख्स को इस बात के लिए कसूरवार ठहरा देना कि उसका खानदानी बैकग्राउंड कोई अलग है, दैट इज ऑल्सो नॉट द राइट वे। एक चीज और भी है कि अगर आप FIR पढ़ते हैं तो FIR के अंदर बड़ा कंक्लूसिवली जो दफात शामिल की गई हैं वो भी देखें और उनके जो सजाएं हैं उनके हवाले से जो मामला है उनको भी देखें। अनफॉर्चुनेटली आज हमारे यहाँ पे जो सोशल मीडिया पे पूरा जो सिनेरियो बिल्टअप है, हमारे यहाँ माज़रत के साथ बहुत से लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, सेंसिबल बातें की हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत से लोग खुद ही जज ज्यूरी बन जाते हैं। माज़रत के साथ में हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की बात भी करूंगा मैं। भूल जाते हैं, हमारी याददाश्त छोटी है, बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी। हम भूल जाते हैं कि जब यही सियासी जमातें जब अपने जलसों के लिए और रैलीज के लिए निकलती हैं और जब इन्हीं जलसों और रैलीज में कोई बच्चा, कोई शख्स शहीद हो जाता है, तो ना ही वो जलसा रुकता है, ना ही वो रैली रुकती, कुछ भी नहीं होता, बस एक मजम्मती बयान और कहा जाता है हुजूम था, ड्राइवर की गलती थी, ये हो गया। और ये एक सियासी जमात की मैं बात नहीं कर रहा, और ये कोई एक वाकया भी नहीं है। हमारे यहाँ जो शौदा के कब्रिस्तान है वो भरे पड़े हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि पॉलिटिकल एलीट्स भी जाती हैं इस तरह के मैटर्स के ऊपर और बात करती हैं, और अच्छी बात है कि आप इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, लेकिन क्या पॉलिटिकल एलीट्स की जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि इस पूरे सिनेरियो को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, या ये भी रेक्टिफाई करें कि इस वक्त माशरे में जो एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो रही है जहां पे अमीर और गरीब का तबकाती फर्क इतना बढ़ चुका है कि अब एक हेट्रेट नजर आती है। इसको कौन देखेगा? इस मामले को कौन देखेगा कि अगर किसी शख्स के साथ इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है,
आज आप टैक्सेस तो लगा देते हैं 25%, 30%, बिजली के बिल पे 4-4 अलग अलग किस्म के टैक्सेस, सरचार्जेस, ये सब लगा देते हैं। क्या यहाँ पे मैं कहूं कि किसी भी सियासी जमात के किसी भी बड़े शख्स ने ये बात जाके कही कि अब हम इनकी सोशल सिक्योरिटी के ऊपर बात करेंगे? जहां हुकूमतें टैक्सेस लेती हैं वहां पे सोशल सिक्योरिटी का भी कानून है, सोशल सिक्योरिटी को भी इन्वोक करना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रही। और वहां असल इशू है जो आज इसको ऊपर रेक्टिफाई होना चाहिए कि अगर कोई शख्स इस तरह के वाकये में आ जाता है तो क्या उसका कोई इंश्योरेंस या कोई सोशल सिक्योरिटी है? क्या स्टेट इस वक्त इस बात के लिए तैयार है कि इस तरह के लोगों को प्रोटेक्शन दे? ये एक बड़ा सवाल है। इसी मामले के ऊपर जरा लीगल मैटर के ऊपर बात करते हैं। हमें ज्वाइन करिए एडवोकेट इरम साहब, जरा इनसे जानते हैं कि ये जो पूरा सिनेरियो हुआ, ये एक्सीडेंट का, जिसमें नताशा दानिश साहिबा ने एक गाड़ी चलाई और उसमें मुख्तलिफ लोग उसकी जद में आए और 3 लोग उसमें शहीद हुए, यकीनी तौर पर केस कानूनी एतबार से भी एक बड़ा चैलेंज होने जा रहा है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ पहलू हैं, मुख्तलिफ नुकात में बात करेंगे। इरम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरम, पहले जरा मुझे ब्रीफली ये बता दें, हमारे यहाँ जो एक्सीडेंटल लॉज हैं या जो इस तरह के जो लॉज हैं जिसमें ये कहा जाता है कि कोई शख्स गाड़ी चला रहा हो या एक्सीडेंट हो जाए या किसी भी वजह से कोई शख्स मर जाता है या शहीद हो जाता है, व्हाटएवर, क्या लॉ में क्या है हमारे पास? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर, आपका प्रोग्राम में मुझे दावत देने के लिए। और सबसे पहले जो वाक़े का आपने जिक्र किया, मैं उसकी बहुत ज़्यादा मजम्मत करती हूँ। मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ कानून बहुत ही वीक है, स्पेशली व्हेन इट्स कम टू ट्रैफिक कवानीन। ये बहुत ही हमारे कमज़ोर कानून है। और पाकिस्तान पीनल कोड के अकॉर्डिंगली जो अभी आपने बात करी, जो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, ये एक रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग का था, जो कि अलॉन्ग विद बट आप सॉरी इरम, आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूं। आप कह रहे हैं रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, बट हमारे यहाँ तो माजरत के साथ बहुत सारे लोगों ने तो इस केस को इस तरह से डिजाइन कर दिया कि कोई कत्ल का मुकदमा है या कोई दानिस्ता तौर पे कोई मतलब एक प्री डिफाइंड मर्डर था इस पूरे सिचुएशन में। देखिए मुनीर, वही वाली बात आ जाती है कि जो केस है वो है तो नेग्लिजेंस का, ड्राइविंग का, बट अलोंग विद ड्रंक एंड ड्राइव केस भी बनता है इन पे, ठीक है ना। जाहिर है जब आप ड्रंक करके अपनी कार चलाएंगे तो इसके अंदर 99% जो है वो एक्सीडेंट के चांसेस मौजूद हैं। इसके अगेंस्ट जो है वो इनका 320 जो इनकी दफा लगी है, वो हमारी जो है खैर वैल्यूएबल ऑफेंस है इफ यू हैव अ लाइसेंस, इफ यू हैव अ वैलिड लाइसेंस। और अब तो ये बात की जा रही है कि जो इनका लाइसेंस था वो भी एक्सपायर हो चुका था। तो ऑब्वियसली ये एक इंटेंशन तो नहीं कह सकते, बट इट्स अ बिग नेग्लिजेंस यू नो व्हेन यू आर ड्राइविंग। आपको ये सारी चीजें, इन सब चीजों को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। दैट्स व्हाई मैंने अपनी बात यहीं से स्टार्ट करी कि हमारे यहाँ जो कवानीन है, ट्रैफिक के जो कवानीन है, वो बहुत ही कमजोर है कि कोई भी गाड़ी लेके घर से निकल सकता है बिना किसी डर के। इरम, एक चीज हाईलाइट कीजिएगा, ये जो आपने बात की कि हमारे कवानीन कमजोर हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ जो कवानीन है, क्या उसी फ्रेमवर्क में रह के ये सारा मुकदमा होगा ना? क्या रैश ड्राइविंग के केस में आप किसी को सजाए मौत दे सकते हैं? ये एक एजुकेशन के लिए बड़ा जरूरी है, अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि आमतौर पे हमारे यहाँ हम अक्सर देखते हैं कि लोग गाड़ी चला रहे होते हैं, इनफैक्ट बाइक पे आप देखिए कि फोन का यूज होता है, वहां आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो रही होती है। अक्सर लोग अपने बड़े सारे बातें, इंपॉर्टेंट काम ड्राइविंग करते हुए कर रहे होते हैं। हाउ डेंजरस इट इज, और इसके ऊपर कानून क्या कहता है कि अगर एक्सीडेंटली अगर आप किसी के साथ ये कह देते, ये हादसा हो जाता है, तो क्या उसकी नौयत होगी? बिल्कुल, देखिए मुझे इनके ऊपर 2-3 सेक्शंस इस तरह की सूरत हाल में रखते हैं। एक 320 है, एक 322 है, 427 है, जो इस केस में भी इनके ऊपर अप्लीमेंट हुए हैं, ठीक है। सेक्शन 279 कहता है कि अगर आप ड्राइविंग करते हुए किसी की जान को खतरा है या किसी भी किस्म का नुकसान होता है तो उसमें 2 साल की सजा है, अलॉन्ग विद 5 विच इज अराउंड 3000 to 5 समथिंग, और बाकी जो है वो कोर्ट हमारी डिसाइड करती है। सही। और अगर आप बात करते हैं 322 की, जिसके अंदर इफ यू डोंट हैव लाइसेंस और इफ यू हैव एक्सपायर्ड लाइसेंस, तो वो नॉन अवेलेबल जो है वो ऑफेंस है। सही, ठीक है। उसके अंदर आपको वही 10 साल की सजा है, उससे बढ़ भी सकती है। वो डिपेंड करता है कि जो नुकसान हुआ है वो किस नौयत का सही हुआ है।
और आपने जैसे बात की कि कत्ल का, तो बिल्कुल, क्योंकि 2 लोगों की जान गई है, काफी लोग जख्मी हैं, प्रॉपर्टी डैमेज है, तो केस तो इन पे काफी बड़ा बन रहा है। सही। लेकिन ये है कि दियत के थ्रू अगर ये लोग पैसे वाले हैं, कर सकते हैं, जो कि दे आर इन पावर राइट नाउ, तो वो लोग ये चीज को मेरे ख्याल से दियत के थ्रू कॉम्प्रोमाइज करवा सकते हैं। इरम, ये दियत का क्या मैटर है, मुझे इसके ऊपर एलैबोरेट कीजिए, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ ये दियत क्या, हमारे कानून में इसकी क्या गुंजाइश है, उसको किस तरीके से इम्पोज किया जाता है? मुनीर, दियत इज इस्लामिक लॉ, ठीक है। दियत एक्चुअली फाइनेंशियल कंपनसेशन होती है जो विक्टिम को की फैमिली को पे की जाती है इन केस ऑफ मर्डर और एनी हार्म और एनी डैमेज। तो वो गालिबन दानिस्ता मर्डर भी हो, आप ये कह रही हैं कि दानिस्ता इरादतन भी मर्डर हो? जी, इरादतन भी अगर अल्लाह ना करे कोई मर्डर कर देता है, उस पे भी ये ऑप्शन है? हाँ, मैं उस पे भी आ जाती हूँ। देखिए, बात ये है कि अगर इरादा हो और उसके बाद तो उसको कोर्ट खुद भी नहीं वो करती, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन नहीं है तो दियत के थ्रू वो पे ऑफ हो सकता है। सही। एंड उसके लिए जरूरी ये है कि आप दोनों जो फरीक हैं वो बाहमी रजामंदी से इसके ऊपर राजी हों। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दियत जब अप्लाई होता है जब मरहूम के वर्सा कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी हो, ठीक है ना, उनका एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है इस चीज के लिए, वरना अदरवाइज ये कसास अप्लाई होता है इसके ऊपर। अच्छा, इरम, एक चीज ये भी बताइएगा, जो हमारे आमतौर पे दियत के ऊपर बात की जाती है, नॉट ओनली दिस मैटर, कभी कभार ये भी कहा जाता है कि देखें दियत इंपोज की जा रही है। अगर ये जो सिनेरियो अगर हम देखें, कल को ये दोनों फैमिलीज म्यूचुअली एग्री कर जाती हैं कि हम ठीक है इस मैटर को म्यूचुअली एग्री करते हैं, इसको सेटल करते हैं, या जो 3 फैमिलीज हैं मैं अगर उनकी बात भी करूं, तो जो सारी फैमिलीज के ऊपर अगर मुत्तफिक हो जाती हैं, तो फिर ये जो कानून साजी होगी है, जो फिर इसके ऊपर लॉ है, वो क्या होगा? ये केस खत्म हो जाएगा? केस ऑब्वियसली बात ये है कि जब आप दियत पे कर देते हो और जब फैमिलीज आपस में खुद कॉम्प्रोमाइज कर लेंगी, तो फिर कोर्ट के पास कोई वो नहीं रहता। जो थोड़ी बहुत उनकी पनिशमेंट्स होंगी अकॉर्डिंग टू द लॉ या ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ जो ये गए हैं, ये सारी चीजें तो इम्प्लीमेंट होंगी, पर अदरवाइज जो मेन इनके ऊपर है वो लोगों के मर्डर का और लोगों के जो जख्मी हुए हैं लोग, उसका चार्ज जो है, उस चीज ने इस चीज को हाइप एक्चुअली क्रिएट की है। वरना वही बात आ जाती है, लॉ तो हमारे यहाँ रोजाना टूटते हैं और उस पे लोग छुट भी जाते हैं। तो अगर तो कॉम्प्रोमाइज आ जाती है, जी जी, अगर कॉम्प्रोमाइज पे आ जाती हैं फैमिलीज, तो ऑब्वियसली उसके बाद तो फिर इनका ये चार्जेस तो एटलीस्ट फिनिश हो जाएंगे, बट जो ट्रैफिक रूल्स इन्होंने तोड़े हैं या बाकी जो चीजें प्रॉपर्टी डिसिप्लिन नौयत के चार्जेस लग जाएंगे, आप कह रही हैं? जी, डिसिप्लिन नौयत के चार्जेस लग जाएंगे इसका मतलब? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इनके ऊपर चार्जेस में थोड़ी वेरिएशन तो आ जाएगी ऑब्वियसली, बिकॉज ये अकॉर्डिंग टू द लॉ और अकॉर्डिंग टू द इस्लाम ही दियत पे करेंगे विद कॉम्प्रोमाइज। और अगर कम जो उनकी फैमिलीज हैं, वर्सा की जो फैमिली है, अगर वो मान जाती हैं तो ऑब्वियसली इनके लिए काफी ठीक है। इरम, थैंक यू सो मच, आपने अपना वर्जन दिया, और यकीन तौर पे ये एक आम मामला है और ये एक ऐसा मौजूद है इसके ऊपर बहुत सारी गुफ्तगू की जा सकती है। एक बात जो इस पूरे प्रोग्राम में हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अवेयरनेस होनी चाहिए। दिस, आई नो दिस इज नॉट समथिंग जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा खुशी से बात कर सकते हैं। एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है, फैमिलीज डिस्टर्ब हुई हैं, लोगों के अपने प्यारे गए हैं, एक बड़ा नुकसान हुआ, और यकीनी तौर पे ये ट्रॉमा है दोनों ही अतराफ, या मैं कहूं तीनों ही, जितनी भी फैमिलीज हैं जिनके बेचारे जख्मी हुए हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। उनके बारे में कौन बात करेगा? जो बेचारे शहीद हुए इस पूरे वाकये में, उनकी फैमिलीज के लिए एक बड़ा ट्रॉमा है। जो इस पूरे वाकये में फैमिली इन्वॉल्व हो गई, चाहते ना चाहते हुए, जिनसे गाड़ी ड्राइव कर रही थी साहिबा नताशा दानी साहिबा, उनके ऊपर, उनके लिए भी एक साइकोलॉजिकल इशू है, उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए। इनफैक्ट इट इज अ सिचुएशन जिसको रेक्टिफाई यकीनी तौर पे करना तकरीबन नामुमकिन होगा, लेकिन इसके ऊपर कानून क्या कहता है, और ये अवेयरनेस का मौका है, क्योंकि जब हम सब देख रहे होते हैं मतलब किस अंदाज से ड्राइविंग की जा रही है, इंतहाई नेग्लिजेंस अंदाज होता है हमारा। उसके बाद बात करते हैं प्रोग्राम में, मजीद प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।
आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपसे एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा बात करते हैं जो कारसाज के मुकाम पे एक इंतहाई अफसोसनाक दिलखराश वाक़या पेश आया। इस वाक़े में यकीनी तौर पे बहुत से लोग जख्मी हुए, बहुत सी इंसानी जानों का ज़िया हुआ, लोग शहीद हुए। कि एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन एक सबक आमोज़ वाक़या भी है। हम पाकिस्तान में आम तौर पे देखते हैं कि इस तरह के एक्सीडेंट्स की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है, क्योंकि कराची एक मेगा सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। यहाँ पे गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ और जो ट्रैफिक आमद और रफ्त है बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से यहाँ पे जो ट्रैफिक का तनासुब है और जो एक्सीडेंट का तनासुब, वो भी सबसे ज़्यादा नज़र आता है। आप पाकिस्तान के अगर बड़े शहरों की बात करें, कराची, लाहौर, ख़ास तौर पे 2 बड़े शहर ऐसे हैं जहाँ पे इस तरह के ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, हादसात एक मामूल बन चुके हैं। ये क्यों होते हैं, इसके पीछे मामलात क्या है, ये एक इंतहाई अहम सवाल है। ये एक वाक़या हुआ जिसमें नताशा दानिश साहिबा जो एक गाड़ी चला रही थी, वो गाड़ी से एक एक्सीडेंट हुआ। यकीनी तौर पे एक वाक़या और एक लाइमलाइट ले लिया। आमतौर पर इस तरह के कराची में या लाहौर में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत से वाक़यात होते हैं, लेकिन कोई वाक़या इतना लाइमलाइट नहीं लेता जो इस वाक़े ने ले ली। इसका क्या हासिल किया जा सकता है और क्या अवेयरनेस दी जा सकती है, इंपॉर्टेंट अमल है। इसी हाल से गुफ्तगू करने का हमारे साथ जरा ज्वाइन करें बैरिस्टर जलील अब्दुल जलील मरवत साहब। इनसे जरा जानेंगे कि ये जो एक्सीडेंट्स इस तरह के होते हैं, इसके ऊपर कानूनी मामलात क्या होते हैं, कानून में क्या सजा है, क्या नहीं, और जो दियत की अभी बात की जा रही थी, वो दियत का मामला किस तरीके से इंपोज हो सकता है। दिल साहब, ये जो वाक़या हुआ कारसाज वाला, यकीनी तौर पे ये पाकिस्तान में एक वाक़या नहीं, इस तरह के न जाने कितनी वाक़यात रोज होते हैं, लेकिन कंसिडरिंग दिस इंसिडेंट के इसने एक लाइमलाइट ले ली है। जरा मुझे कानूनी एंगल बताइएगा, इसके ऊपर रहनुमाई कीजिएगा कि पाकिस्तान का जो कानून है और जो एफआईआर इसमें जो दर्ज की गई है, क्या इससे सबक लिया जा सकता है और ये वाकयात किस अंदाज से देखा जा सकता है? थैंक यू सो मच ब्रदर कि आपने मुझे इस काबिल समझा। इस अहम केस पे आप मेरी राय को अपने प्रोग्राम का पार्ट बना रहे हो। दरअसल ये वाकया जी जलील साहब 19/8/2024 को 6:30 पे वकूफ पजीर होता है और इसकी एफआईआर 19/8/2024 को 11 बजे थाना बादराबाद जिला ईस्ट में 229/2024 के तहत ये मुकदमे का इंदराज हो जाता है। सही। इसमें जो कंप्लेनेंट बनता है वो इम्तियाज आरिफ होता है, जो डिसीज, और जो एक उसकी बेटी है उसका चाचा होता है। और इसमें दफात 320, 337G, 279 और 427 पाकिस्तान पेनल कोड को अटैक करते हैं। सही। ये जो वाकया हुआ है कारसाज सर्विस रोड नज़्म मुस्लिम लीग हाउस के करीब वकूफ पजीर होता है। सही। और इसके जो कंटेंट्स है उसके मुताबिक जो पुलिस अफसर है वो जना अस्पताल की इमरजेंसी में इस शख्स का 154 का बयान रिकॉर्ड करता है और इसके मुताबिक इसको ये मालूमात मिली कि एक नताशा दानिश, जो जवाजा दानिश बताई जा रही है, जो कि गाड़ी नंबर BY 0033 मेकर टोयोटा लैंड क्रूजर चला रही थी, जिसने पीछे से एक मोटरसाइकिल नंबर को हिट किया और जिससे फिर ये जो इमरान आरिफ थे और जो इनकी बेटी थी वो जख्मों की ताब न लाते हुए इंतकाल कर गए। जलील साहब एक बात रहनुमाई कीजिएगा, ये जो इसमें दफात शामिल की गई हैं, ये दफात का अगर इलेबरेट कर सके, कौन सी दफात हैं, इसके ऊपर क्या सजा होती है, और आम तौर पे जब एक्सीडेंट्स के इस तरह के केसेस आते हैं उनमें भी क्या यही दफात शामिल होती हैं? अच्छा, ये जब भी एक्सीडेंट या नेग्लिजेंट या हार्श ड्राइविंग के वाकयात होते हैं तो उसमें अमूमन यही दफात पाकिस्तान पेनल कोड के अटैक होते हैं। इसमें 320 और 322 पाकिस्तान पेनल कोड कत्ल बेसबब। 320 में बेसिकली इन्होंने बताया है कानूनदानों ने कि जो शख्स भी हार्शली या नेग्लिजेंटली ड्राइविंग करेगा तो उसको तकरीबन 10 साल तक की सजा और बाकी दियत वगैरह
उसका तनासब मुकर्रर है वो दिया जाएगा। सही। इसमें अमूमन ये देखा जाता है सबसे पहला क्वेश्चन कि जो ड्राइवर था उसकी कंडीशन क्या थी, क्या वो इस काबिल था कि वो ड्राइविंग लाइसेंस रखता था, ड्राइविंग गाड़ी चलाने का अहल था या नहीं था। सही। अगर फर्स्ट ये क्वेश्चन सामने आता है कि ये शख्स बगैर ड्राइविंग की गाड़ी चला रहा था, बगैर लाइसेंस के, तो ना सिर्फ इसको बल्कि गाड़ी के मालिक को, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो गाड़ी का मालिक होता है वो भी इसके साथ अबेटर के तौर पर सही 107 PPC में और 114 में केस में पार्ट बना के जो भी गाड़ी का मालिक होता है, सही, या जिस टाइम ये गाड़ी जिसके कंट्रोल में थी किसी ड्राइवर वगैरह के, तो वो भी इस मुलजिम में इस केस में बराबर का शरीक होता है। ठीक हो गया। जल्दी जब एक चीज रहनुमाई कीजिएगा, आमतौर पे पाकिस्तान में इस तरह की वाकयात अनफॉर्चुनेट है कि बहुत ज्यादा तादाद है एक्सीडेंट्स की ना। ये केस क्योंकि हाईलाइट हो गया, अब इसमें एक सोशल मीडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि पूरे केस को डोमिनेट कर रहा है। आपको लगता है कि इस पूरे वाकये को एक एक्सीडेंट की तरीके से देखा जाना चाहिए या ये कोई अमीर और गरीब की जंग की तरीके से देखा जाना चाहिए? नहीं, ये एक्सीडेंट्स जो होता है ना ये होते रहते हैं, पूरी दुनिया भर में ये होते रहते हैं। रोड पे जब आप गाड़ी निकालते हो तो इसमें गरीब भी निकालता है, अमीर भी निकालता है, हर कोई गाड़ी चलाने का अहल होता है अगर उनके पास लाइसेंस होता है। सही। इस केस में भी दोनों पार्टी को अगर पाकिस्तानी सिटीजन के हिसाब से देखा है तो दोनों शहरी रोड पे गाड़ी निकाल के ले आए। अब इन्वेस्टिगेशन में यह बात पूछनी होती है कि किसके पास लाइसेंस था, किसके पास लाइसेंस नहीं था, और इस सवाल के बाद दूसरा फिर पार्ट यह आ जाता है कि कौन कानून के मुताबिक, आईन के मुताबिक गाड़ी चला रहा था और कौन हार्शली या नेग्लिजेंटली गाड़ी चला रहा था। तो इन चीजों को देखना होता है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को। जब एक चीज और रहनुमाई कीजिएगा, जब एक चीज और रहनुमाई कीजिएगा, आमतौर पे आप इस तरह के केसेस को बड़ी क्लोजली मॉनिटर करते हैं, पाकिस्तान में इस तरह के केसेस की कमी भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इस तरह के जब केसेस अदालतों में आते हैं उसका फाइनल आउटकम क्या होता है, जरा ये भी आइडेंटिफाई कीजिएगा कि इस तरह के जब केसेस अदालतों में आते हैं तो क्या ये दियत के मामले के ऊपर सेटल हो जाते हैं, क्या कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन हो जाती है, या ये केसेस फिर चलते हैं और फिर सजाएं होती हैं? ये टोटली डिपेंड करता है पार्टीज पे कि जो डिसीज्ड होते हैं, जिनका इंतकाल हुआ होता है या जिनको ज्यादा नुकसान हुआ होता है, तो वो क्या चाहते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मोस्टली इस तरह के केसेस में कंप्रोमाइज हो जाता है या बहुत ज्यादा पार्टीज दियत ले लेते हैं, जो कि मुकर्रर है सेक्शन 323 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड में 30,630 ग्राम सिल्वर, जो कि तकरीबन 67 लाख रुपए बनते हैं अभी। तो इसमें मोस्टली कंप्रोमाइज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कंटेस्ट भी करते हैं, और अगर कंटेस्टिंग मैटर हो तो फिर उनमें 320 की सूरत में अगर बगैर लाइसेंस के नेग्लिजेंटली और कोई ड्राइविंग कर रहा है तो उसको 10 साल तक की सजा। सही। और अगर कत्ल भी सबब हो 322, तो उसकी फिर ये है कि वो 320 बेसिकली अवेलेबल है और 322 नॉन अवेलेबल है। 320 में 10 साल की सजा भी साथ है दियत के साथ, और 322 में सिर्फ दियत है, सही, सजा नहीं है। अच्छा बेर साहब एक चीज और रहनुमाई कीजिएगा। एक सोशल मीडिया पे एक पर्सपेक्टिव है, हम देख रहे हैं बहुत सी सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटीज भी हैं, लोग अपना अपना वर्जन दे रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग एक तरीके से ऑर्डर ही पास कर रहे हैं कि फाइनल जजमेंट दे रहे हैं। ये जरा बताइएगा कि क्या इस केस में किसी भी तौर पे कोई सजाए मौत या उम्र कैद वाली सिचुएशन आपको अभी तक नजर आती है अपेरेंटली? नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं। सोशल मीडिया में क्योंकि आपको पता है लोग अपना कंटेंट भेज रहे होते हैं अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, और बहुत ज्यादा यूट्यूबर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वो अपना अपना तजज़िया इस पे दे रहे होते हैं। लेकिन इस केस में जो फैसला करेंगी, जो मुतल्लिका अदालत होगी, और मुतल्लिका अदालत के पास जो सबूत पेश किए जाएंगे, जो मुतल्लिका वकला होंगे, वो किस हद तक एक्सपर्ट है, किस तरह अपने क्लाइंट को रिलीफ को दिलवा सकते हैं। लेकिन असल फैसला इसी अदालत का होगा
और इन पार्टीज का होगा कि ये आखिर में पार्टीज एक दूसरे को माफ करते हैं या ये एक दूसरे को एंड तक पहुंचा के एक दूसरे के लिए काबिल। अच्छा बैरिस्टर साहब एक चीज प्लीज क्विकली मुझे बता दें, क्योंकि मामला इतना बीफ अप हो चुका है सोशल मीडिया पे, अब जो असल मैटर था उस मैटर से तो हम कोसों दूर निकल गए ना। अब ये पूरा मामला है वो पॉलिटिसाइज भी हो चुका, हाईजैक भी हो चुका। अभी तक इस पे जो गुस्सा है उनका कोई वर्जन सामने नहीं आ रहा, जो वर्जन आ रहा है वो दीगर लोगों का आ रहा है। अनटिल अनलेस वो वर्जन सामने नहीं आ जाता, डोंट यू थिंक कि इस बड़े पैमाने पे जो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त बात हो रही है, एक बाकायदा तौर पे कैंपेन भी हो रही है, उसको भी रोका जाना चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो आवाम को, खासकर यूट्यूबर्स को एहतियात करना चाहिए। किसी हद तक फैक्चुअली वाक़े को बयान करना उनका राइट है, लेकिन उन पे ओपिनियन देना और उन पे जजमेंट देना तो मेरे ख्याल में ये उनका राइट नहीं है। जजमेंट एट द एंड फिर भी मुतालिका अदालत ने देना है। हाँ। और पार्टीज ने देना है, क्योंकि ये और एक चीज एक जी आप कंप्लीट कर लें जी जलील साहब। ये चूंकि कंपाउंडेबल है और इनमें पार्टी के पास राइट है कि वो दियत लेके या वैसे अल्लाह के नाम पे लेके जिस तरह होता है तो वो एक दूसरे को माफ कर सकते हैं। ठीक। अदरवाइज इस टाइम मैंने आपको बताया कि कानूनी हैसियत ये है कि जो मुझे फैक्ट्स मिले हैं कि मोहतरमा के पास शायद लाइसेंस भी नहीं है और वो पुलिस का जो अफसर था उसको जो मैंने बयान सुना है कि वो उनके हस्बैंड से इंफॉर्मेशन मिली थी इनिशियली कि इनके पास यूके का लाइसेंस है। सही। तो अब ये सवाल है कि यूके के लाइसेंस पे क्या वो पाकिस्तान में ड्राइविंग कर सकती है? जी। इनके पास इधर पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं है? जो मुखालिफ पार्टी है जो डिसीज है उनके पास भी क्या ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है? दोनों को देखना होता है। क्योंकि अगर ये मतलब अगर आप कह रहे हैं कि जो पूरे मतलब जो बाइक पे सवार थे, जो दीगर अफराद थे, अल्लाह ना करे उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता तो फिर केस कमजोर हो जाएगा। किसी हद तक उस पर फर्क पड़ता है। अगर फर्क करे इनके पास एक पार्टी के पास ड्राइविंग लाइसेंस हो और वो लीगली रोड पे आए हो, हाँ, और लीगली रोड पे चला रहे हो तो फर्स्टली तो वो तो लीगल हो गए। सही। और अगर दीगर पार्टी के पास लाइसेंस ना हो और वो इलीगल अनलॉफुल रोड पे आए हो तो काफी फर्क पड़ता है फिर इस तरह की चीजों। एक चीज बेस्ट साहब क्विकली मुझे बता दें, इस पूरे वाकये को कनेक्ट किया जाता है सोशल मीडिया पे रेमंड डेविस केस के साथ या शाहरुख जतोई केस के साथ। डू यू थिंक कि ये रेलेवेंस बनती है और सही है, या इन तीनों केसेस का कोई मुआवजा नहीं बनता आपस में? नहीं नहीं नहीं, रेमंड केस एक ऐसा केस था जिसमें एक ओवरसीज का और उसमें कत्लेआमत क्यों मुर्तकिब हुआ था, डेलिबरेटली उसने कत्ल किए थे, मर्डर किए थे। शाहरुख जतोई केस था वो भी था, पहले एक्सीडेंटल था, फिर उनका इंटेंशनल मर्डर हो गया था क्योंकि लड़ाई हो गई थी जी, और लड़ाई के बाद फिर इंटेंशनली उसने मर्डर किया था। ये टोटल एक्सीडेंट का केस है और इसमें अगर ये टोटल एक्सीडेंट का केस है तो इसको इस अंदाज से क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है कि ये कोई इस तरह का कोई प्री प्लान मर्डर था, या इस तरह क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है? नहीं नहीं, वो तो देखो उसमें मैं यही कह रहा हूँ कि जो तफ्तीश शुरू होती है फयाज में, तो अगर पार्टीज इनको एनिमिटी का कोई ग्राउंड वगैरह सारी चीजों को शो करेंगे, पुलिस को बताएंगे तो क्या ये इनके मुलाजमीन थे या इनके घर में काम करते थे या और कोई लेन देन का या कोई ऐसे मसले मसाइल थे। सही। अनटिल कोई कनेक्शन नहीं साबित हो जाता तब तक ये बात ना कही जानी चाहिए, और ये एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें कहनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दो पार्टीज का मैटर है। एंड लेट्स प्रे फॉर कि जो लोग जिनका भी जो भी नुकसान हो उनका अल्लाह पाक मतलब उनके दुखों को कम करे, और ना कि हम उसके अंदर मजीद अपने पॉइंट स्कोरिंग करते नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने वक्त दिया, और ये यकीनी तौर पे जो लीगल एंगल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए बात की जा रही है कि हमारे आम तौर पे हम लाइसेंसिंग की तरफ नहीं जाते। एक आम रिवाज है कि कौन लाइसेंस बनाए, लाइसेंस की क्या जरूरत है। लोग आमतौर पर इस चीज को भी प्रोमोट करते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग, कि अगर पकड़े गए तो चलो 150 में काम हो जाएगा या चाय पानी पे काम हो जाएगा। दिस इज नॉट द राइट वे। अगर आप सड़कों पे हैं और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो इंश्योर कीजिए कि ना सिर्फ आपका लाइसेंस हो बल्कि वैलिड लाइसेंस हो, और जब तक ये लाइसेंस वैलिडेट नहीं होते, जब तक ये मामलात वैलिडेट नहीं होते अंटिल तब तक ये सारी जो सिचुएशन है उस तरीके से कंट्रोल में नहीं आ सकती, और आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा लीगली भी। इसी वजह से गुफ्तगू करेंगे हमारे पास, क्योंकि ये पूरा मैटर है, इसमें जब
दियत की बात शामिल हो जाती है, तो जरा कोशिश करते हैं कि जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो इस्लामिक कवानीन है, उसमें इसके हवाले से क्या बातें की जाती हैं। अल्लाह ना करे हम में से, आप में से किसी को भी इस तरह की किसी सिचुएशन से गुजरना पड़े, क्योंकि इंतहाई तकलीफ का बाइस है, चाहे आप एक्सीडेंट की जद में आए या आपसे एक्सीडेंट हो जाए, इधर वेज ये आपके लिए, उन फैमिलीज के लिए एक तकलीफ का बाइस है। और इसी वजह से जरा बात करेंगे, हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब अल्लामा आफ्ताब ख्वाजा साहब। इनसे जरा जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सारा मामला है, इसमें दीन इस्लाम किस अंदाज से हमारी रहनुमाई करता है। हमारे साथ ज्वाइन करें अल्लामा आफ्ताब ख्वाजा साहब, जरा इनसे जानते हैं कि इस हवाले से दीन इस्लाम हमारी किस अंदाज से रहनुमाई करता है। अगर कोई शख्स इस तरह के किसी वाक़े में आ जाए और उससे कोई इरादतन या गैर इरादती तौर पे कोई इस तरह का वाक़या पेश हो जाए, उस पर कोई इंसानी जान चली जाए, तो उस पर दीन इस्लाम हमारी किस अंदाज से रहनुमाई करता है, दियत का कानून क्या है, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा साहब जरा रहनुमाई फरमाइएगा, ये जो सारा वाक़या हुआ यकीन तौर पर एक बहुत ही दिलखराश वाक़या है, सब तकलीफ में है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि कोई एक वाक़या नहीं, इस तरह के न जाने कितनी वाक़यात हमारे शहर कराची की रोज की खबरें बनती जा रही हैं। क्या इसके ऊपर दीन इस्लाम किस अंदाज से रहनुमाई करता है? जी, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो कत्ल होता है ना, कत्ल की दीन इस्लाम ने वो बहुत ज्यादा मजम्मत की है, बहुत ज्यादा कभी तरीन अमल है, बहुत बुरा अमल है कि किसी का कत्ल कर देना, किसी इंसानी जान का कत्ल कर। बिल्कुल सही। अब इसके बाद फिर ये होता है कि कत्ल की कुछ अक़साम होती है। कभी कत्ल जो है वो जानबूझकर होता है, ठीक है, और कभी अमदन होता है, कभी कत्ल शिबे अमदन होता है, सही, ठीक है। यानी कभी कत्ल होता है जानबूझकर, कभी होता है जानबूझ की तरह, सही। अब जानबूझ की तरह का क्या मतलब होता है कि एक तो होता है कत्ल जानबूझकर के मतलब ये होगा कि जानबूझकर जाकर किसी को ऑन द फायर किसी भी तरीके से इरादा बनाकर गया और जाकर उसको मार दिया, सही, खुद मार दिया या किसी से मरवा दिया, सही है। एक ये मामला है। दूसरा मामला ये होता है, जिस तरह ये वाक़या था, इस वाक़े में थोड़ी बहुत शिकें इस बात की भी मिल रही है कि जो ये बताया जा रहा है, अगर ये बात वाकई ही प्रूफ साबित होती है कि वो जो है वो नशे की हालत में मारा गया, तो नशे की हालत में किसी का कत्ल कर देना, गोया कि नशे की हालत में आप नशा करके बाहर निकल जाना और इस तरह से कोई भी इस तरह का अमल करना जिससे आपकी जान को भी नुकसान और अगले की जान को भी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल तो इस पर फिर कत्ल के हवाले से मुफ्तियाने कराम से पहले फतवा लेना होगा कि मुफ्तियाने कराम इस कत्ल के हवाले से क्या फरमाते हैं, इसकी पूरी सिचुएशन रूट जो उस वक्त ऑन द वाक़या हुआ और उसकी जो रिपोर्ट है कि वाकई ही वो नशे की हालत में था या बताया जा रहा है कि नशे की हालत में, जो भी है, जो हकीकत हाल है उसकी वो बताकर मुफ्ती साहब से उसका फतवा लिया जाएगा। अब आते हैं उसके बाद की तरफ, कत्ल हो गया, ठीक है, कत्ल हो जाने के बाद अब जो है शरीयत मुतारा ने कुछ उसूल, कुछ तरीक़ेकार दे दिए। उसमें ये होता है कि जिसका कत्ल हुआ, ठीक है, अब जिससे मिसाल के तौर पे मेरे किसी भाई का या मेरी बहन का या मेरे घर के किसी फर्द का कत्ल हुआ, तो जो मेरे बहुत करीबी लवाहिकीन है, तो अब लवाहिकीन के लिए ये होता है कि अगर वो दियत लेना चाहे, ठीक है, तो दियत ले ले, ये शरीयत ने उनको इख्तियार दिया है। सही। ये कोई ऐसा नहीं है कि बाद दफा, अच्छा हमारे यहाँ ना पाक में ये भी कहा जाता है कि दियत लेना तो जैसे सौदा कर रहा, तो ये सौदा नहीं है कोई, ये माशरे का प्रेशर भी होता है एक तरीके से ना, कि आप दियत ना लें, आप सौदा कर रहे हैं। जी जी, ऐसा कहा जाता है ना अमूमन, आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं, या वो खुद घर वाले नहीं कह रहे तो बाहर वाले अपराध उनको कह रहे थे कि आप तो अपने बेटे की जान का सौदा कर रहे हो, उसके बदले पैसे ले रहे हो, तो ये शरीयत ने हक दिया है। हम, आप और मैं कौन होते हैं किसी का सौदा करने वाले हैं, किसी के बदले किसी जान के वक्त कुछ देने वाले, सही। तो शरीयत ने ये इख्तियार किया है। तो 3 सूरतें होती है, ठीक है, किसास, दियत या मुआफ। कत्ल होने के बाद अब कत्ल हो जाने वाले लवाहिकीन के लिए 3 सूरतें हैं, या तो मुआफ कर दे, अगर माफ कर दे तो कुरान ने कहा कहते हैं ये सबसे अफजल तरीन अमल है। सही। अगर वो सब माफ कर दे कि चले ठीक है मैंने अल्लाह की रजा के लिए माफ किया, जो हुआ तो हुआ। एक दूसरी बात, उसके बाद दूसरा अमल होता है कि अगर माफ नहीं करना चाहते तो फिर जो है वो दियत ले ले। अब जो दियत का जो तरीकाकार होता है वो ये होता है कि जो जिसने कत्ल किया है वो लोग पेशकश करते हैं, हम इतना आपको दे देते हैं, आप इतना ले, जितने में उनका वो डन हो जाए, वो भी मामला तय पा जाए, तो वो जो दियत जो तय पा जाए वो दियत लेकर उसके बाद फिर मामले को बिल्कुल दफा दफा कर दिया जाता है, दिल से कभी खत्म कर दी जाती है और मामला जो है वो कुछ चीज को मामले को सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है किसास।
किसास में शरीयत मुतारा ने ये हक रखा है कि अगर आपके किसी शख्स का जो है वो कत्ल हुआ है तो आप उसी तरीके से जो है उस शख्स का जो है वो मतलब उसका कत्ल कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जमहूरी निजाम है, अदालत है, कानून है, तो अगर किसास लेना है तो किसास के लिए कानून की तरफ रुजू किया जाएगा। दियत लेने के लिए ठीक है, आप लोग आपस में बैठ गए, आपने दियत का मामला तय कर लिया, एक कोई भी एग्रीमेंट फॉर्म बना लिया, लेकिन किसास के लिए आपको रुजू करना पड़ेगा कानून से। हुकूमत वक्त होगी वो किसास का फैसला करेगी और फिर जो किसास के तौर पर जो भी सजा दी जाएगी, जिस तरीके से दी जाएगी, उसका फैसला कानून करेगा, ना कि जो कोई फर्द वाहिद जो है अपने तौर पर किसास का फैसला करके या किसास की सजा मुकर्रर कर दे या किसास की सजा दे दे। ठीक है, तो वो फैसला फिर कानून क्या होगा। अच्छा अलामा साहब, एक चीज की मजीद रहनुमाई कीजिएगा। इस वाक़े को अगर हम देखें तो इस वाक़े में एक आम तासुर ये है, अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होनी है, सारे मामला भी होने हैं, या आमतौर पर कराची में या मुल्क में कहीं भी इस तरह का कोई वाक़या होता है तो एक आम जो एक चीज निकल के सामने आती है कि एक एक्सीडेंटल एरर था, एक ड्राइविंग एरर था, उसकी वजह से एक नुकसान हो गया। यकीनी तौर पे जिसका भी वो नुकसान होता है उसके लिए इसको माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन ये जो मामला होता है, अगर आप गैर इरादती तौर पर इस मामले में अगर अब नजर आ रहा है जो, तो फिर क्या अहकामात है कि दियत की जा सकती है या फिर इस पे मामलात को माफ किया जा सकता है, या फिर जो पाकिस्तान का एक पाकिस्तान का कानून है उस एतबार से इसको चलने दे और फिर सजाएं हो जाए। सही, इसमें ऐसा है, वही मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि इसकी पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद मुफ्ती साहब पहले फतवा देंगे कि ये कत्ल है या नहीं है। अगर तो एक्सीडेंटल कहते हैं ना, जिस तरह आप सूरत हाल बता रहे हैं कि हमारे यहाँ कराची में रोजाना हजारों केसेस इस तरह के होते हैं एक्सीडेंट में, तो अगर सिर्फ एक्सीडेंटल कहते इसके इरादे नहीं है तो फिर तो मुफ्ती साहब फतवा देंगे कि ये कत्ल है ही नहीं, तो कत्ल नहीं कहा जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर ऐसा एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारा लॉ भी एक है कि अगर किसी शख्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस है और उससे एक्सीडेंटल तौर पर कोई कत्ल हो जाता है तो उसका कत्ल नहीं माना जाता। सही, इसकी वजह यह थी कि वो लाइसेंस लेकर ड्राइव कर रहा है, अब आसानी तौर पर हो गया। लेकिन अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसकी उम्र छोटी है, बगैर लाइसेंस किए चला रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि ये जो है कत्ल शुमार होगा, अगर तो उससे आसानी तौर पर हो। लेकिन वो कत्ल शुमार होता है, उसकी वजह ये होती है कि ये ऑन द रूट नहीं है, ये रूल के मुताबिक ये गाड़ी चलाने का अहल नहीं था। तो इसी तरह अब जो इस वक्त सूरत हाल है, उस मामले की सारी इन्वेस्टिगेशन की जाए। जो मामला है, क्योंकि अभी आपने भी सुन रखा होगा कि इस मामले में बताया जा रहा है कि वो नशे की हालत में थे, तो इस सूरत में किस सूरत का नशा था, किस लेवल का नशा था, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी और वो मुफ्ती साहब फिर उसके हवाले से फतवा देंगे कि इस सूरत में जो किया जाए तो उसका क्या हुक्म होता है। ठीक हो गया अल्लामा साहब, आपका पॉइंट आ गया। थैंक यू सो मच, आपने रहनुमाई की और हमें आगाह किया कि इस वक्त इस पूरे मामले में या आमतौर पर इस तरह की जो इंसिडेंट्स होते हैं उसमें दीन इस्लाम हमारी किस अंदाज से रहनुमाई करता है। आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि मुख्तलिफ एंगल्स के साथ इस पूरे इवेंट के ऊपर बात की जाए। कोशिश ये भी की गई कि जो एक सिनेरियो जो एक बिल्टअप किया जा रहा है, एक जिस अंदाज से पूरे इस मामले को लेके आप सोशल मीडिया के ऊपर देखें या दीगर आप अगर गुफ्तगू सुने तो आपको नजर आता है कि एक तस्वीर हम पहले से पेंट करके बैठे हैं। उस तस्वीर को पेंट ना करें। लेट द इन्वेस्टिगेशन बी डिसाइडेड। इन्वेस्टिगेट होने दें मामलात को, चीज़ों को देखने दें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो कुछ गुफ्तगू हो रही है ना, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा कि जो रूल ऑफ लॉ है वो होना चाहिए। जो कानून है उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए और कानून जिस हद तक अमल दरामद का कहता है उस हद तक अमल दरामद होना चाहिए। यहां पे माजरत के साथ दो तबकात में हम तकसीम हैं। एक, इस तरह के वाकयात होते हैं, ठीक है, हो गए, खत्म हो गई। दूसरा ये कहते हैं कि इस तरह का वाकया हुआ तो जला दो, मार दो, फांसी चढ़ा दो। ये दोनों ही एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं और इन दोनों ही सिचुएशन की हमारे ना ही दीन इस्लाम में कोई गुंजाइश है ना ही आईन कानून में कोई गुंजाइश है। दूसरा जो सबसे बड़ा मैटर है कि इस पूरे मामले पे जो फरीकैन है वो बात नहीं कर रहे। इस पूरे मामले पे जो वर्डिक्ट आ रहा है वो मुख्तलिफ लोगों का आ रहा है, सेलिब्रिटीज का आ रहा है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का आ रहा है, एक आम आवाम का आ रहा है। असल वर्डिक्ट जो आना है वो या तो अदालत से आना है जो कि एक अल्टीमेट हमें नजर आएगा वहां से। अदरवाइज ये जो फैमिलीज हैं, ये फैमिलीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरीके से लेके चलना चाहते हैं। अनटिल अनलेस ये जो सारी सूरत हाल रेक्टिफाई नहीं हो जाती तब तक
किसी का भी किसी हतमी नतीजे पे पहुंच जाना, यह भी कबल अज़ वक्त होगा। बाकी सारी बात हमने कोशिश की आपके सामने पेश करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं इस प्रोग्राम के बाद हमारे यहाँ जो रूल ऑफ लॉ है उसके ऊपर बात की जाएगी, लाइसेंस ट्रैफिक वायलेशन का कवानीन की पासदारी के ऊपर बात की जाएगी और बहुत सारे इश्यूज इनके ऊपर देखा जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। मेजबान उनको इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।